देखो, इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास होगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, और बेसिकली हम लोग इसमें समझेंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन को उठाएंगे, समझना शुरू करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी वीडियोस देखना जो मैं बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन के ऊपर चल जाएंगे, फिर उसके कुछ काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट काफ़ी सीखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो बस वीडियो लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना। और लास्ट में अगर चीज़ें समझ भी आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बताना अगर कोई दिक्कत हो रही है कहीं पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन से, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने लिख के आ रहा है फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप 4 के पीछे जितने भी नंबर हैं 1 तक वो मल्टीप्लाई कर दो साथ में। मतलब जैसे 4 × 3 × 2 × 1, और इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 × 1 कितना आ जाएगा 24। तो ये आपके 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। ऐसे ही अगर समझ लो आपसे बोल दिया जाता है चलो 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, ज़रा गौर करना, हम लोग ने अभी पढ़ा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं चलो 5 फैक्टोरियल को लिखता हूँ आपके सामने, 5 फैक्टोरियल होगा तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और ध्यान से देखोगे कि 4 × 3 × 1 यहाँ दिखेगा, और 4 × 3 × 1 यहाँ दिखेगा। तो क्या मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ऐसी अगर चलो 9 फैक्टोरियल निकला है, 9 फैक्टोरियल यही होता है ना, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ध्यान से देखोगे तो 9 तो 9 है, लेकिन ये 8 7 6 5 4 3 2 1 फिर से क्या फॉर्म कर रहा है, 8 फैक्टोरियल। तो मैं 9 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 × 8 फैक्टोरियल। तो बेसिक सा पहले फैक्टोरियल का एक इंट्रोडक्शन था कि जिसको पता नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो कंफ्यूज ना हो। तो फैक्टोरियल आपका ये हो जाता है। अब किसी का भी फैक्टोरियल करना है, ये तो नंबर्स का था, चलो अल्फ़ाबेट का भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। समझ लो, हमें एक एक नंबर पीछे जाना है। हमसे बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट करो n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो एक एक नंबर पीछे जाके मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे पहला नंबर, जैसे हम लोग 4 फैक्टोरियल में कर रहे थे, 4 मतलब अगर ये n है तो n, फिर 4 - 1 मतलब 4 - 1 3 आया, तो इसमें क्या कर देंगे, n × n - 1 n - 2 × n - 3 × n - 4, और ये चलता ही रहेगा अगर n फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको n फैक्टोरियल कैलकुलेट, हम यही कर रहे थे ना, जैसे 4 फैक्टोरियल किया तो पहला नंबर जैसे 4 था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 - 1, फिर 4 - 2, फिर 4 - 3, ऐसे चलते रहा था। तो वही n फैक्टोरियल, n n - 1 n - 2 n - 3 n - 4। ऐसे कुछ भी आता है आपके सामने, जैसे ये a फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, a × a - 1 × a - 2 × a - 3 × a - 4, और ये चलता ही जाएगा आगे तक, ठीक है। ये आपका नंबर अल्फ़ाबेट का हो गया। ये तो बेसिक सा फैक्टोरियल का मीनिंग हम लोग ने समझ लिया, जो हमें यूज़ होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अब देखो मेन चीज़ में चलते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है। पहले समझ ले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। समझो मैं आपसे बोलूँ कि आपके सामने मैं 3 लेटर्स लिखता हूँ। समझ लो आपके सामने मैंने 3 लेटर्स लिखे हैं, ए बी और सी। ये 3 लेटर्स हैं, ए बी सी, ठीक है। मैंने बोला चलो इसमें से आप दो दो चूज़ करो। मैंने बोला चूज़ एनी टू, आप इसमें से कोई भी दो चूज़ करो, ठीक है। और अब आपको उसके बनाने, एक तरफ आपको क्या बनाने हैं, परम्यूटेशंस, एक तरफ आपको क्या बनाने हैं, परम्यूटेशंस। और मैंने बोला चलो एक परम्यूटेशन बनाओ, और जितने भी परम्यूटेशंस बन रहे वो बनाओ, और फिर जितने भी कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं मुझे वो बना के बताओ। अब देखो, इससे एग्जाम्पल से कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। 3 अल्फ़ाबेट्स आ गए, ए बी सी। क्या बोला गया आपसे, कोई भी दो उसमें से चूज़ कर लो, ठीक है। कोई भी दो चूज़ करो साथ में, मतलब दो का चूज़ एनी टू, दो का एक पेयर बनना चाहिए। 2 अल्फ़ाबेट्स का आप क्या बनाओगे, एक पेयर, ठीक है। आपको परम्यूटेशन बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। चलो आपने चूज़ किया, एक बार मैंने चूज़ किया ए बी, एक बार मैंने चूज़ किया ए सी, एक बार मैंने चूज़ किया बी सी, ठीक है। अब ए बी है,
मैं इसके बदले बी ए भी लिख सकता हूँ, सी ए भी एक परम्यूटेशन है और सी बी भी परम्यूटेशन है। अब ज़रा एक बार मैं कॉम्बिनेशन लिख लूँ, फिर थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा कि चलो क्या है। अब कॉम्बिनेशन लिखना है तो ए बी और बी ए एक ही कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही ए सी और सी ए एक ही कॉम्बिनेशन है, और ऐसे ही बी सी और सी बी भी एक ही कॉम्बिनेशन है। देखो क्या हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। परम्यूटेशन में हमने क्या किया है, हमें बोला गया था कि चलो ए बी सी में से 3 अल्फ़ाबेट्स है, उसमें से आप कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स चूज़ करो और उनका एक पेयर बना दो। हमने चूज़ किया, एक बार ए बी को चूज़ किया, ए सी को चूज़ किया और एक बार बी सी को चूज़ किया। ठीक है, ये हमारे परम्यूटेशंस 3 बने। ए बी अगर है, ए हमने पहले चूज़ किया है, फिर बी हमने दूसरी बार चूज़ किया, ये हमारा एक परम्यूटेशन है। ऐसे ही बी हम पहले चूज़ करेंगे और ए हम बाद में चूज़ करेंगे, तो ये हमारा सेकंड परम्यूटेशन बनेगा। फिर हमने ए पहले चूज़ किया है, सी सेकंड टर्न में चूज़ किया है, ये हमारा थर्ड परम्यूटेशन है। फिर सी हम पहले चूज़ कर लेंगे, फिर ए बाद में, फोर्थ परम्यूटेशन निकलेगा। बी पहले चूज़ किया, उसके बाद सी किया, सी पहले चूज़ किया, उसके बाद बी किया। तो ज़रा ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ आएगा परम्यूटेशन में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर या फिर जो आप अरेंज करते हो, अरेंजमेंट, वो क्या होता है, उसको कंसिडर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर या अरेंजमेंट को कंसिडर किया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब ए बी को हम ए बी लिख सकते हैं और उसका सेकंड क्या, बी ए। दोनों ए बी और बी ए क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हम मानते हैं। ऐसी ए सी और सी ए को भी हम दोनों को अलग चीज़ें मानते हैं, और बी सी और सी बी को हम क्या मानते हैं, अलग चीज़ें। ये परम्यूटेशन में होता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए बी और बी ए को हम क्या मानेंगे, एक चीज़ मानेंगे। ए सी और सी ए को हम एक चीज़ मानेंगे, और बी सी और सी बी को भी हम क्या मानेंगे, एक चीज़। तो अगर आप परम्यूटेशंस देखोगे तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ कितने होंगे, 1 2 3, 3 ही कॉम्बिनेशन होंगे। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, चाहे ए बी बोल लो या बी ए बोल लो, ए सी बोल लो या सी ए बोल लो, बी सी बोल लो या सी बी बोल लो, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट, ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, नॉट कंसिडर। ठीक है, चलो जिसको समझ नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और ध्यान से देखो। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा क्लियर होंगी चीज़ें, बस ध्यान से लगे रहना, थोड़े अपने एफर्ट्स भी डालते रहना, दिमाग खोले रखना। दूसरी चीज़ देखो इसमें देखते हैं, और क्या मैं आपको थोड़ा और कोशिश करता हूँ ध्यान से समझाने की। समझो कि हमारी क्लास है, ठीक है, क्लास में 4 बच्चे हैं। एक है हमारा, समझ लो अजय, एक है विजय, और एक हम मान लेते हैं कि एक है साहिल, और एक है रवि। ठीक है, ये 4 बच्चे हैं मेरी क्लास में। अब क्या करना है, टीचर है, टीचर को क्या कर देना है, चलो हमें टीचर ने बोला है आप इसमें से, क्वेश्चन ये है कि इसमें से आप किन्हीं भी 2 बच्चों को चूज़ करो, 2 बच्चों को चूज़ करना है। ठीक है, और उनके अलग अलग क्या बनाने हैं, परम्यूटेशंस बनाने हैं, परम्यूटेशंस बनाने हैं, और क्या बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। हमसे ये बोला गया है कि चलो अलग अलग परम्यूटेशंस बनाओ और उनके क्या बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। हमें ये बता दिए गए। देखो परम्यूटेशन अगर हमें बनाने होंगे तो इसका मतलब ये है, मैं अजय को चूज़ करूँगा और विजय को चूज़ करूँगा, ये पहला परम्यूटेशन हुआ। ठीक है, लेकिन फिर मैं विजय को भी कर सकता हूँ और अजय को भी कर सकता हूँ, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ये लोग सेम नहीं है। अजय और विजय, अजय फर्स्ट प्लेस पे चूज़ किया गया और विजय सेकंड प्लेस पे, लेकिन इसमें विजय फर्स्ट प्लेस पे किया गया चूज़ और अजय सेकंड प्लेस पे, तो ये दोनों अलग नहीं है। तो हमारा फर्स्ट परम्यूटेशन है और ये हमारा सेकंड परम्यूटेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही। अजय भले ही फर्स्ट चूज़ पे किया जाए, या विजय सेकंड प्लेस पे, या विजय हो फर्स्ट प्लेस पे और अजय हो सेकंड प्लेस पे, इसको हम एक ही कॉम्बिनेशन मानेंगे। ऐसे अगर हमें चलो सेकंड परम्यूटेशन बनाना चाहे तो मैं अजय और साहिल को चूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये एक परम्यूटेशन है, या फिर क्या होगा, साहिल और अजय को चूज़ कर सकता हूँ। ये हमारा चौथा परम्यूटेशन है। फर्स्ट प्लेस पे अजय को चूज़ किया गया, सेकंड पे साहिल को, या फिर साहिल को फर्स्ट प्लेस पे और अजय को सेकंड पे, ये अलग अलग है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो अजय और साहिल या फिर साहिल और अजय को चूज़ किया है, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पे फिफ्थ परम्यूटेशन को देखते हैं। ऐसे ही अजय और रवि को चूज़ किया जा सकता है और रवि और अजय को चूज़ किया जा सकता है। ऐसे 6 परम्यूटेशन बन गया, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, अजय और रवि, या फिर रवि और अजय। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 7th क्या बन सकता है, विजय और साहिल, साहिल और विजय। और यहाँ पे और बन जाएगा 4th, विजय और साहिल,
और साहिल और विजय एक ही है। तो ऐसे आपके यहाँ पे और बन जाएंगे, इधर भी और आपके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बन जाएंगे। मेन हमें अलग अलग वो नहीं देखने थे कितने बन रहे हैं, हमें बस ये समझना था यहाँ पे परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। परम्यूटेशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ठीक है। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे परम्यूटेशन में हमने अगर ए बी को चूज़ किया है वो अलग चीज़ है, और बी ए को चूज़ किया गया है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ए बी बोल दूँ और बी ए बोल दूँ तो वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये सबसे पहली चीज़ थी जो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मतलब पता होना चाहिए, परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का। ये अगर नहीं समझ आओ तो एक बार कमेंट करना, मैं और कोशिश करूँगा कि सेकंड वीडियो में और बता पाऊँ। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम आगे समझने के लिए। जो एक कंसेप्ट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ध्यान से देखना, देखो थोड़ा ध्यान यहाँ लगाओगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं, हेडिंग डाल लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए और मेरे भी समझाना। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक क्लास है, इन अ क्लास, एक क्लास में समझ लो 5 बॉयज़ हैं 5 बॉयज़ हैं और क्लास में 5 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल 9 स्टूडेंट्स है क्लास में, इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब समझ लो हमें बोला गया है फर्स्ट केस में कि टीचर को एक असेंबली करवानी है बच्चों से, टीचर को एक असेंबली करवानी है बच्चों से, और उस असेंबली में क्या होनी चाहिए, एक बॉय चाहिए टीचर को कि एक बॉय करे असेंबली, 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए, मतलब 2 लोग इसमें असेंबली करेंगे जिसमें से एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में भी टीचर को असेंबली ही करवानी है, सेकंड केस में भी टीचर को असेंबली ही करवानी है, लेकिन इसमें क्या है, टीचर के पास ऑप्शन क्या है, या तो टीचर 1 बॉय को ले, ये टीचर चाहती है या तो 1 बॉय ले या फिर क्या ले, या फिर 1 गर्ल ले ले, ठीक है। या तो टीचर चाहती है या तो 1 बॉय ले ले या तो 1 गर्ल ले ले, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट केस में, पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, इन अ क्लास 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, टीचर को करवानी है असेंबली। फर्स्ट केस में हमें ये गिवन है कि एक बॉय और एक गर्ल से असेंबली करवानी है, मतलब जो हमें सिलेक्ट करना है, एक बॉय सिलेक्ट करना है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। क्या होनी चाहिए, A1 गर्ल सिलेक्ट होनी चाहिए। सेकंड केस में ये टीचर को करवानी है असेंबली, लेकिन इस बार होना क्या चाहिए, या तो बॉय को सिलेक्ट कर लो या फिर एक गर्ल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। या तो बॉय को सिलेक्ट कर लो या फिर क्या, गर्ल को सिलेक्ट कर लो। जिसमें पूछा यह गया है कि क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मैनी वेज बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, ये पूछा गया। और इसमें हमसे ये पूछा गया, इसमें ये क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज बॉय और गर्ल कैन बी सिलेक्टेड। देखो ध्यान से समझना, तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे ये एग्जाम्पल मैं ख़त्म करूँगा समझाना, ठीक है। थोड़ा ध्यान बस यहाँ पे लगाए रखना। देखो अब बॉयज़ हैं हमारे पास, समझ लो 5 बॉयज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विजुलाइज करोगे तो काफ़ी आसान पड़ेगा। 5 बॉयज़ है, ठीक है, ये मैंने आपके 5 बॉयज़ बना दिए, ठीक है। ये आपके 5 बॉयज़ हैं, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने आपकी 4 गर्ल्स बना दी, आपकी 4 गर्ल्स हो गई। अब समझ लो ये असेंबली तो कहाँ पे करेंगे, असेंबली स्टेज पे करेंगे। ये मैंने स्टेज बना दी, ठीक है, ये हमारी स्टेज है, और स्टेज पे यहाँ पे बॉय खड़ा होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बॉय खड़ा होने वाला है, यहाँ पे गर्ल खड़ी होने वाली, फर्स्ट केस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। इसमें हमें बोला गया कि एक बॉय सिलेक्ट होना है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब टीचर को क्या करना है, एक बॉय को सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। मतलब एक चीज़ सिलेक्ट हो रही है, एक चीज़ हो रही है और उसके बाद दूसरी चीज़ भी हो रही है, बीच में क्या रहा है, बॉय एंड गर्ल। तो जब भी एक चीज़ हो रही है और उसी के साथ दूसरी चीज़ भी हो रही है, मतलब पहली चीज़ हुई एंड फिर दूसरी चीज़ हुई, तब हम बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, ठीक, कौन सा साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का। अब देखो बॉयज़ हमारे पास टोटल 5 हैं, रवि, साहिल, मोहन, अनिल, विजय, टोटल 5 बॉयज़ हैं। 5 में से मैं किसी भी एक लड़के को खड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरे पास बॉयज़ के लिए 5 ऑप्शंस है, मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन है बॉयज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, 5 वेज में मैं बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट बॉय को ले लूँ, या तो सेकंड को ले लूँ, या तो थर्ड को ले लूँ, या तो फोर्थ को ले लूँ, फिफ्थ, तो 5 ऑप्शन हो गए। ऐसे जो मुझे गर्ल सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास कितने, 4 ऑप्शन है।
रीना, मीना, टीना, सीना। ठीक है, तो मेरे पास गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। या तो मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर लूँ, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ। तो गर्ल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। तो अगर देखा जाएगा तो बॉय इंटू गर्ल टोटल वेज मेरे कितने आ जाएंगे? 20 वेज। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 20 वेज। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें हमें क्या करना था? बॉयज़ को भी सिलेक्ट करना था, बॉयज़ को भी सिलेक्ट करना था, एज वेल एज हमें क्या करना था? एज वेल एज हमें गर्ल को भी सिलेक्ट करना था, गर्ल को भी सिलेक्ट करना था। तो जब भी आप समझोगे कि हमने बॉय को सिलेक्ट किया, हमने बॉय को सिलेक्ट किया एंड हमें गर्ल को भी सिलेक्ट करना है, मतलब एक चीज़ करनी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग की पहली एक कोई चीज़ करनी है एंड हमें सेकंड थिंग भी करनी है। तो जब भी ऐसे होगा कि दो चीज़ें साथ में हो रही हैं तो बीच में क्या लगेगा? इनटू का साइन लगेगा। मतलब फर्स्ट चीज़ को करने के 5 वेज थे और सेकंड चीज़ को करने के 4 वेज, तो टोटल कितने आ गए? 20 वेज। समझ लो हमें 3 चीज़ें करनी होती। ठीक है, हमें 3 चीज़ें करनी है। समझ लो फर्स्ट थिंग करनी है ना, और उसी के साथ सेकंड थिंग भी करनी है एंड सेकंड कोई एक और चीज़ भी होनी है एंड कोई थर्ड चीज़ भी हमें करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें होनी है। तो इसको करने के समझ लो जितने भी वेज हैं ए इंटू बी इंटू सी, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ए बी सी वेज। ऐसे निकलती है चीज़ें। ठीक है, याद रखना मेन इसका कंसेप्ट क्या है, जब भी एंड लिखा रहे मतलब दो चीज़ें हो रही तब आपको क्या लगाना है? मल्टीप्लाई का। अब देखो यहाँ समझो, इधर कैसा केस है? फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड केस में क्या करनी तो असेंबली है, लेकिन इस बार टीचर को बोला गया या तो आप बॉय को सिलेक्ट कर लो या तो गर्ल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलो फिर से हम वही स्टेज बना लेते हैं। इस बार जो स्टेज होगी इसमें सिर्फ एक ही जगह है जिसमें या तो बॉय आ सकता है, या तो बॉय आ सकता है, बॉय और गर्ल कोई भी आ सकता है। अब देखो मतलब टीचर के पास ऑप्शंस कितने हैं? टीचर के पास बॉयज़ के लिए 1 2 3 4 5, फिर गर्ल्स के लिए 1 2 3 4। तो ये बॉयज़ के ऑप्शन हो गए और ये गर्ल्स के ऑप्शन हो गए। अब टीचर के पास क्या है? या तो इन पांचों में से किसी को खड़े या तो इन चारों में से किसी को खड़ा करे। मतलब टोटल टीचर के पास 9 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है। ये 9 कैसे निकले? इस बार हमने क्या किया? 5 + 4। मतलब इस बार हमारे पास देखो ध्यान से फिर से समझो मैंने क्या बताया। यहाँ पे लिखा है या तो बॉय सिलेक्ट कर लो या तो किसी गर्ल को सिलेक्ट कर लो। बीच में क्या आ रहा है? बॉय 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 को सिलेक्ट कर लो, बॉय को सिलेक्ट कर लो, या फिर बॉय को सिलेक्ट कर लो, या फिर किसको सिलेक्ट कर लो? गर्ल को सिलेक्ट कर लो। या तो आप बॉय को सिलेक्ट करो या फिर किसी गर्ल को सिलेक्ट करो। तो अगर हमें बीच में और गिवन है तो हम चीज़ों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मतलब बॉय के लिए जितने ऑप्शन है बॉय के ऑप्शन ले लो, बॉय के ऑप्शन जितने हैं वो ले लो, प्लस गर्ल्स के लिए जितने ऑप्शन है वो ले लो, और दोनों क्या कर दो? ऐड कर लो। बॉयज़ के लिए 5 ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए 4 ऑप्शन है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 ऑप्शन। ठीक है, बस आपको ध्यान में ये रखना है जब भी दो चीज़ें साथ में हो रही है, मतलब फर्स्ट चीज़ हुई एंड साथ ही साथ दूसरी चीज़ करनी है एंड लिखा है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। लेकिन जब भी फर्स्ट चीज़ हुई या फिर दूसरी कोई आपको एक या तो बॉय जैसे इसमें चूज़ करना है या तो गर्ल चूज़ करना है या और एक चीज़ करनी है, इधर दिस और दिस, तब आपको क्या ऐड का लगाना है? क्या लगाना है? ऐड का सिंबल लगाना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की। नहीं समझ आए तो कुछ कमेंट करना, जो भी चीज़ ना समझ आए मैं फिर से उसको कुछ ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो इस एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, समझो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें हमारे पास क्या है? मुझे ना एक टेस्ट प्रिपेयर करना है, मुझे एक टेस्ट प्रिपेयर करना है, मतलब एक टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना है मुझे बच्चों को देने के लिए। उसमें समझ लो मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास 3 एक्सरसाइज हैं। एक मेरी बुक में एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक मेरी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 है, जैसे होता है ना एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, ऐसे ही मेरी बुक में एक एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, समझ लो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे पास है 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। ऐसी सेकंड वाली में मेरे पास है 5 क्वेश्चन, और इसमें हम लोग मान लेते हैं चलो कुछ हैं इसमें 8 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हमने मान लिए। तो मेरे को अब देखो मेरे पास एक टेस्ट मुझे प्रिपेयर करना है। मुझे बोला गया चलो प्रिपेयर टेस्ट, जिसमें क्या है? जो एक्सरसाइज 1 है उसमें इस जो टेस्ट पेपर में पहले तो कितने क्वेश्चन होने चाहिए? मुझे बोला गया चलो 3 क्वेश्चन इसमें डाल देना, पर कंडीशन ये है एक्सरसाइज 1 में से एक क्वेश्चन होना ही चाहिए डेफिनेटली। फिर एक्सरसाइज 2 में से, एक्सरसाइज 2 जो है उसमें से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। फिर एक्सरसाइज 3 में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 क्वेश्चन मुझे डालने हैं और हर एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन को मेरे को चूज़ करना है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन डालना ही है, दूसरे से भी। अब हर से एक डालूंगा तो 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही बन जाएंगे। अब मेरे से ये पूछा गया कितने वेज हैं जिसमें आप ये इसको अंजाम दे सकते हो, मतलब कितने वेज हैं जिसमें आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। ये मेरा टेस्ट पेपर है,
ये मैंने टेस्ट पेपर बनाया, ठीक है, ये टेस्ट पेपर अपना बन गया। और समझो ये क्वेश्चन 1 है, जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होगा वो पहली एक्सरसाइज से होगा। अब पहली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो पहले जगह को मैं यहाँ पे किस में भर सकता हूँ? 6 वेज में मैं यहाँ पे जगह को भर सकता हूँ। 6 वेज हो गए कि पहले क्वेश्चन में मैं 6 वेज में भर सकता हूँ, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में अलग अलग 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, ई क्वेश्चन, एफ क्वेश्चन, ऐसे ए से लेके एफ तक क्वेश्चन है। मैं कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकता हूँ, मेरे पास 6 ऑप्शन है, तो 6 वेज हो गए। और साथ ही साथ एंड मेरे को क्वेश्चन 2 भी डालना है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 2 में से भी एक क्वेश्चन डालना है। ऐसा नहीं बोला गया है कि चलो एक्सरसाइज 1 में से डाल दो या फिर 2 में से डाल दो या फिर 3 में से डाल दो। मुझे एक्सरसाइज 1 में से भी डालना है, 2 में से भी डालना है और 3 में से भी डालना है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन साथ में डालने हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है वो मैं कितने वेज में डाल सकता हूँ? सेकेंड एक्सरसाइज में ए से लेके ई तक क्वेश्चन है, ए से लेके ई तक क्वेश्चन है, मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। तो मुझे तो सब एक ही डालना है, तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो इसको मैं 5 वेज में भर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। चलो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन 3 डालना है वो मुझे थर्ड एक्सरसाइज से डालना है ना, और उसमें 8 क्वेश्चन है, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। तो ए से लेके एच तक क्वेश्चन है, मेरे पास तो 8 ऑप्शन है, लेकिन मुझे एक ही सिलेक्ट करना है, तो इसको भी मैं 8 ऑप्शन में 8 फेज में कर सकता हूँ। और ये एंड चल रहा है, ठीक है, या एक्सरसाइज 1 में मतलब एक क्वेश्चन डालो एंड, सेकंड में से एक क्वेश्चन डालो एंड, तो एंड में कौन सा रूल बताया? मल्टीप्लाई का। तो आपका टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 8, तो 8 5 40 इंटू 6, तो 240 वेज यहाँ से निकल के आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ डिफरेंट 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, थोड़ा ये इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ऐसे क्वेश्चंस तो हम काफ़ी सॉल्व करेंगे अलग अलग, जिसमें अलग अलग चीज़ें समझ आएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? अ रूम हैज़ 6 डोर्स, ठीक है, रूम में क्या है? 6 डोर्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर, कैन ही एंटर, मतलब कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। मतलब एक रूम है जिसमें कितने डोर्स हैं? 6 डोर्स हैं, मतलब 6 दरवाजे। अब ये बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज हैं जिसमें एक इंसान उस रूम के अंदर घुस एक दरवाजे से सकता है, लेकिन फिर वो किसी और दरवाजे से बाहर आए, जिस दरवाजे से उसने रूम में एंटर किया उसी दरवाजे से बाहर ना निकले। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान करोगे तो यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब 2 चीज़ें हो रही हैं, मतलब 2 जॉब साथ में हो रही है। पहली बात तो पहली चीज़ क्या हो रही है? एंटर। पहली क्या चीज़ हो रही है? एंटरिंग, ठीक है, एंटरिंग द रूम, ये पहली चीज़ हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया ध्यान से? एंटरिंग द रूम। फिर दूसरी चीज़ क्या हो रही है? एग्जिटिंग द रूम, ठीक है, एग्जिटिंग द रूम। और ये दोनों क्या हो रही है? पहली बात तो दोनों डिफरेंट डोर्स से हो रही है, ठीक है, और दोनों चीज़ साथ में हो रही है। ऐसे नहीं कि चलो एंटर कर लो या फिर एग्जिट कर लो, चलो या तो एंट्री ले लो या तो एग्जिट ले लो, ऐसा नहीं है, आपको एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करनी है, दोनों चीज़ साथ में हो रही है। तो बीच में कौन सा साइन आएगा? गुड, मल्टीप्लाई का आएगा साइन। क्यों? क्योंकि एंड है, 2 चीज़ें हो रही हैं, 2 काम हो रहे हैं और दोनों साथ में हो रहे हैं। अभी पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का आप साइन कब यूज़ करते हो? एंड में, ठीक है, जब आप एंटर भी, चलो अगर एंटर करने को बोला होता है या फिर एग्जिट कर लो, कोई एक चीज़ तो प्लस लगा देते, लेकिन एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करनी है साथ में। अब चलो 6 डोर हैं, मतलब 6 दरवाज़ों से एंटर कर सकते हैं, समझ लो। एक है दरवाज़ा, फर्स्ट दरवाज़ा है, सेकंड दरवाज़ा है, थर्ड दरवाज़ा है, फोर्थ दरवाज़ा है, फिफ्थ दरवाज़ा है, 6 दरवाज़ा है, ऐसे 6 दरवाजे हैं। मैंने समझ लो सेकंड दरवाजे से एंटर कर लिया, ठीक है, मेरे पास टोटल 6 ऑप्शन थे, मैं किन्हीं 6 वेज में एंटर कर सकता था, ठीक है, 6 दरवाजे से 6 वेज में एंटर कर सकता था 6 ऑप्शन से। तो मैंने लाइन से जो दूसरा दरवाजा था उससे मैं चला गया। अब क्या मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ? नहीं, अब मैं दूसरे दरवाजे को यूज़ नहीं कर सकता हूँ बाहर निकलने के लिए। अब मेरे पास बाहर निकलने के लिए कितने ऑप्शन हो गए? सिर्फ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं। तो मैं एग्जिटिंग रूम किससे कर सकता हूँ? सिर्फ 5 वेज में। तो टोटल वेज क्या हो गए मेरे इस काम को करने में? 6 5 30 वेज हो गए। मतलब ऐसे 30 वेज हो सकते हैं, 30 तरीके हो सकते हैं जिसमें मैं किसी एक दरवाजे से घुसूँ और किसी और से बाहर निकलूँ, ठीक है। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, सेकेंड में क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, find the number of 4 letter words which with or without meaning which can be formed by the letters of word rose। एक वर्ड रोज है, उसमें 4 लेटर्स हैं, ROSE। आपको इसको यूज़ करके एक कोई भी ऐसे 4 लेटर का वर्ड बना देना जिसकी मीनिंग हो या फिर कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। अब फर्स्ट केस में देखो क्या बोला गया? रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब आपको 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, मतलब यहाँ पे आप पहला लेटर लिखोगे, फिर आप दूसरा लेटर लिखोगे, फिर यहाँ पे तीसरा लेटर लिखोगे और यहाँ पे फिर चौथा लेटर लिखोगे, क्योंकि रोज़ में कितने लेटर्स होते हैं? रोज़ में सिर्फ 4 लेटर हैं, ROSE, ठीक है। अच्छा, R है, O है, S है, E है,
और मैं रिपीट नहीं कर सकता, और मैं कोई भी कोई भी वर्ड बना सकता हूँ विद और विदाउट मीनिंग का। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे मेरे पास डालने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल। मैं आर को भी यहाँ पे बैठा सकता हूँ, आर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओ भी लिख सकता हूँ, एस भी लिख सकता हूँ, ई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर उसके बाद चलो समझ लो मैंने ओ को लिख दिया, अब ओ को मैं फिर से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस है? आर, एस, ई। कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। चलो मैंने एस को लिख दिया, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? आर और ई, सिर्फ 2 ऑप्शन है। मैंने ई को लिख दिया, अब मेरे पास सिर्फ कितना ऑप्शन बचा? 1 ऑप्शन। ठीक है, और सारे ऐसा तो नहीं चलो भाई 1 लिख दो या 2 लिख दो, नहीं। वर्ड कब बनेगा? वो वर्ड कब बनेगा? मैं जब चारों लेटर्स को यूज़ करूँगा। तो मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ चारों को यूज़ करना है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1। तो टोटल वेज कितने हो गए? 24 वेज, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब दूसरे केस में समझ लो वही, बस रेपिटेशन अलाउड है। ये रेपिटेशन का एक कंसेप्ट क्लियर करवाना था, इसलिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब आर, ओ, एस, ई, फिर से 4 लेटर है। अब यहाँ पे मेरे पास फिर से कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। मैंने आर को चूज़ किया, ओ को या एस को, ए को, किसी बुक को भी चूज़ कर सकते, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में मैंने आर को यूज़ कर लिया, पर यहाँ पे रिपीट में कर सकता हूँ। अगर मैंने एक बार आर चूज़ कर भी लिया ना, तो भी मैं फिर से आर लिख सकता हूँ। एक बार मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, मैं फिर से आर यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ। तो फिर से मेरे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? आर मैंने यूज़ कर लिया तो और आर कटेगा नहीं, मेरे पास अभी भी आर अवेलेबल है। मैं आर को फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं ओ भी लिख सकता हूँ, एस भी लिख सकता हूँ, ई भी लिख सकता हूँ। तो फिर से मेरे पास 4 ऑप्शन है। ऐसी अभी भी मैं यहाँ पे फिर से कोई भी रिपीट कर सकता हूँ, फिर से 4 ऑप्शन है और फिर से 4 ऑप्शन है। तो इसमें कितने टोटल ऑप्शन हो जाएंगे? 4 की पावर 4, या फिर कैलकुलेट करोगे 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 4 ये हो जाएगा 256। ठीक है, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256। तो इसके लिए आपके पास कितने वेज हो जाएंगे? 256 वेज हो जाएंगे आपको, रिपीटेशन जब अलाउड होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में चलते हैं। लास्ट वाले में हमें क्या बोला गया कि यू हैव 6 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स। मेरे पास 6 अलग अलग कलर के फ्लैग है। समझ लो एक फ्लैग है मेरे रेड कलर का, एक मेरे पास ब्लू कलर का फ्लैग है, एक ग्रीन कलर का फ्लैग है, एक ब्लैक कलर का फ्लैग है, एक वाइट कलर का फ्लैग है और एक समझ लो ऑरेंज कलर का फ्लैग है। ये मेरे पास ऐसे 6 फ्लैग है। अब बोला गया टू मेक अ सिग्नल यू नीड 2 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग। मेरे को एक सिग्नल बनाना है। ठीक है, मेरे को एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल के लिए मेरे को एक यहाँ पे चाहिए एक फ्लैग 1 और एक मेरे को फ्लैग 2 चाहिए। और मेरे को फ्लैग 1 चाहिए है, फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2। ऐसा नहीं है चलो फ्लैग 1 ले लो या फिर फ्लैग 2 ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। क्या चाहिए? 2 फ्लैग होंगे तभी। तो फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का साइन। अब मेरे पास देखो 2 अलग अलग चूज करने हैं, तो पहले फ्लैग को मैं कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ मेरे पास 6 ऑप्शन है, तो पहले फ्लैग को तो मैं 6 समझ लो मैंने ब्लू वाला फ्लैग, ये ब्लैक वाला फ्लैग यूज कर लिया। अब मेरे पास कितने अवेलेबल हो गए? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 वेज है। तो मैं कितने वेज में सिग्नल को बना सकता हूँ? 6 5 30 वेज में सिग्नल को मैं बना सकता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन हो सकता है कहीं पे कोई गलती हो गई हो, मतलब थोड़ा अगर किसी को समझ नहीं आया हो। मैं बोलूँगा ये कि वीडियो फिर से देखना, वरना फिर कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, उसमें भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ बताओ कि ठीक है अगर वीडियो क्वालिटी ऑफ कंटेंट